नमस्कार, मैं गौरव जोशी श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया गर्ल्स कॉलेज जसवंतगढ़ के इस यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। हम पढ़ रहे हैं माल एवं सेवा कर गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स और इसके अंतर्गत हम पढ़ रहे हैं माल एवं सेवा कर का परिचय। आज की क्लास में हम बात करेंगे माल एवं सेवा कर की प्रमुख विशेषताओं की। माल एवं सेवा कर माल और सेवाओं की आपूर्ति पर लगाया जाने वाला कर है और इसकी प्रमुख विशेषताओं में पहली विशेषता है यह एक अप्रत्यक्ष कर है। माल एवं सेवा कर एक अप्रत्यक्ष कर है, इनडायरेक्ट टैक्स है, यानी कि इसमें क्रेता को कर का भुगतान सीधा प्रत्यक्ष रूप से सरकार को नहीं करना होता, बल्कि जो कर है वह कर मध्यस्थ व्यापारी द्वारा वसूल किया जाता है क्रेता से और फिर जो है सरकार को उस कर का भुगतान किया जाता है। उदाहरण के लिए मान लीजिए कि एक कोई व्यक्ति है ए जो कि क्रेता है और एक बी एक व्यापारी है, तो ए बी से कोई वस्तु क्रय करता है और उसके बदले बी को भुगतान करता है, तो उस वस्तु के मूल्य में जो कर है, कर की राशि सम्मिलित होती है। उस वस्तु पर कर की राशि बी के द्वारा ए से वसूल कर ली जाती है। मान लीजिए 100 रुपये की वस्तु है जिस पर 10% से 10 रुपये कर इसमें सम्मिलित है और वस्तु का मूल्य है 110 रुपये। तो ए ने जब बी से वस्तु क्रय की तो ए के द्वारा बी को 110 रुपये का भुगतान किया गया, जिसमें वस्तु का मूल्य है 100 रुपये और 10 रुपये कर के सम्मिलित है। अब ये 10 रुपये बी के द्वारा ये 10 रुपये सरकार को चुकाए जाएंगे। तो यह एक अप्रत्यक्ष कर है, यानी कि इसमें ए के द्वारा सीधे प्रत्यक्ष रूप से सरकार को कर का भुगतान नहीं किया जाएगा, बल्कि बी के माध्यम से कर का भुगतान किया जाएगा। हालांकि ये जो 10 रुपये का भुगतान बी के द्वारा किया जा रहा है सरकार को, लेकिन इस 10 रुपये कर का जो वास्तविक भार वहन करता है वो ए है। ये 10 रुपये ए की जेब से सरकार को जा रहे हैं। तो यह एक अप्रत्यक्ष कर है। अप्रत्यक्ष कर में कर का दायित्व यानी कर का भार वहन करने वाला और कर चुकाने वाला दो अलग अलग व्यक्ति होते हैं। तो माल एवं सेवा कर एक अप्रत्यक्ष कर है, ना कि प्रत्यक्ष कर। समस्त माल एवं सेवाओं की आपूर्ति पर लगाया जाता है। माल एवं सेवा कर समस्त माल एवं सेवाओं की आपूर्ति पर लगाया जाता है। केवल मानव उपभोग की शराब, एल्कोहल फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, मानव उपभोग की शराब और पेट्रोलियम, मानव उपभोग की शराब और पेट्रोलियम उत्पादों, इन दो वस्तुओं के अलावा सभी प्रकार की माल और सेवाओं की आपूर्ति पर माल एवं सेवा कर लगाया जाता है। इन दो वस्तुओं को माल एवं सेवा कर के दायरे से बाहर रखा गया है। पेट्रोलियम उत्पादों में 5 पेट्रोलियम उत्पाद सम्मिलित हैं, जिनमें पहला है कच्चा खनिज तेल, दूसरा पेट्रोल, डीजल, हवाई जहाज में काम आने वाला ईंधन जिसको एविएशन टर्बाइन फ्यूल कहते हैं, और प्राकृतिक गैस। तो ये 5 पेट्रोलियम उत्पाद और मानव उपभोग की शराब, इनको जीएसटी के दायरे से बाहर रखा गया है। मानव उपभोग की शराब पर राज्य सरकार के द्वारा कर लगाया जाता है, राज्य सरकार के द्वारा उत्पाद शुल्क लगाया जाता है, और पेट्रोलियम उत्पादों पर इनको भी अभी जीएसटी के दायरे से बाहर रखा गया है। तो इन दो के अलावा जो भी समस्त माल और सेवाएं हैं उनकी आपूर्ति पर माल एवं सेवा कर लगाया जाता है। और जो वस्तुएं माल की परिभाषा में नहीं आती उन पर भी माल एवं सेवा कर नहीं लगाया जाता। जैसे अंश एवं प्रतिभूतियां माल की परिभाषा में नहीं आती, तो इन पर माल एवं सेवा कर नहीं लगाया जाता। तीसरी विशेषता है यह कर केवल मूल्य संवर्धन पर लगाया जाता है। तो माल एवं सेवा कर एक वैल्यू एडेड टैक्स है, मूल्य संवर्धित कर है। तो जो भी व्यापारी द्वारा मूल्य संवर्धित किया जाता है, वस्तु के मूल्य में जो वैल्यू एडिशन की जाती है उसी पर यह कर लगाया जाता है। गंतव्य आधारित कर, माल एवं सेवा कर एक गंतव्य आधारित कर है, यानी डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है। उदाहरण के लिए मान लीजिए कि कोई राजस्थान का व्यापारी महाराष्ट्र से कोई वस्तु खरीदता है, तो महाराष्ट्र से वो वस्तु राजस्थान भेजी जाती है, राजस्थान में उसकी आपूर्ति की जाती है, तो गंतव्य स्थान राजस्थान है। तो इस वस्तु की आपूर्ति पर जो कर वसूल किया जाएगा वह कर राजस्थान की सरकार के द्वारा वसूल किया जाएगा। उस कर को वसूल करने का अधिकार राजस्थान की सरकार को है, ना कि महाराष्ट्र की सरकार को।
क्योंकि यह कर गंतव्य आधारित है, डेस्टिनेशन बेस्ड है। तो इस वस्तु की आपूर्ति का जो गंतव्य स्थान है, जो डेस्टिनेशन है, वो राजस्थान है। इसलिए जहां पर इस वस्तु का उपभोग किया जाएगा वही राज्य इस कर को वसूल करने का अधिकारी होगा। इसलिए माल एवं सेवा कर एक गंतव्य आधारित कर है, डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है। माल एवं सेवा कर दोहरा जीएसटी मॉडल है। तो भारत में कनाडा और ब्राजील की तरह दोहरा जीएसटी, ड्यूअल जीएसटी मॉडल लागू किया गया है। तो जीएसटी जो कर की राशि है, माल एवं सेवा कर की राशि में से एक भाग सीजीएसटी के रूप में, सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, केंद्रीय माल एवं सेवा कर के रूप में केंद्र सरकार द्वारा वसूल किया जाता है, और एक भाग राज्य सरकार के द्वारा एसजीएसटी, स्टेट गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स के रूप में वसूल किया जाता है। और अगर केंद्र शासित प्रदेश है तो एसजीएसटी की जगह यूटीजीएसटी, यूनियन टेरिटरी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स के रूप में वसूल किया जाता है। मान लीजिए कि जीएसटी की जो दर है, कर की जो दर है वो 18% है, तो 18% में से 9% सीजीएसटी के रूप में केंद्र सरकार द्वारा वसूल किया जाएगा और 9% एसजीएसटी या यूटीजीएसटी के रूप में राज्य सरकार या केंद्र शासित प्रदेश की सरकार के द्वारा वसूल किया जाएगा। तो दोहरा जीएसटी मॉडल है, ड्यूअल जीएसटी जो है मॉडल भारत में लागू किया गया है। अनेक अप्रत्यक्ष करों के स्थान पर एक कर, पिछली क्लास में हमने बात की थी कि कई अप्रत्यक्ष करों को समाप्त करके उनके स्थान पर एक कर लागू किया गया है, जीएसटी। पहले वस्तु के उत्पादन पर उत्पाद शुल्क यानी कि एक्साइज ड्यूटी लगाई जाती थी। वस्तु के अंतर्राज्यीय बिक्री पर केंद्रीय बिक्री कर, सेंट्रल सेल्स टैक्स, सीएसटी लगाया जाता था। राज्य में जब बिक्री की जाती थी तो राज्य मूल्य संवर्धन कर यानी कि स्टेट वेट, स्टेट वैल्यू एडेड टैक्स लगाया जाता था, और सेवाएं प्रदान करने पर सेवा कर लगाया जाता था। इस प्रकार से राज्यों के द्वारा मनोरंजन कर, प्रवेश कर आदि लगाए जाते थे। तो इन सभी अप्रत्यक्ष करों को अब समाप्त कर दिया गया है और इनकी जगह एक कर जीएसटी लागू किया गया है। आयात को अंतर्राज्यीय आपूर्ति मानना, जो आपूर्ति का प्रकार है माल एवं सेवा कर कानून के अंतर्गत, उसमें एक आपूर्ति अंतर्राज्यीय आपूर्ति होती है, दूसरी आपूर्ति राज्य के भीतर की आपूर्ति मानी जाती है। तो अंतर्राज्यीय आपूर्ति जब किसी एक राज्य से दूसरे राज्य में माल या सेवाओं की आपूर्ति की जाती है, या फिर एक संघ राज्य क्षेत्र यानी कि किसी एक यूनियन टेरिटरी से दूसरी यूनियन टेरिटरी को जब माल या सेवाओं की आपूर्ति की जाती है, या फिर एक राज्य से किसी संघ राज्य क्षेत्र यानी यूनियन टेरिटरी को, या फिर यूनियन टेरिटरी से किसी स्टेट को माल की आपूर्ति की जाती है, तो उसको अंतर्राज्यीय आपूर्ति माना जाता है, इंटर स्टेट सप्लाई माना जाता है। और अगर किसी एक ही राज्य के भीतर या एक ही संघ राज्य क्षेत्र के भीतर अगर माल और सेवाओं की आपूर्ति की जाती है तो उसे राज्य के भीतर की आपूर्ति माना जाता है। तो माल एवं सेवा कर के अंतर्गत आपूर्ति दो प्रकार की होती है, या तो अंतर्राज्यीय आपूर्ति है या फिर भारत राज्य के भीतर की आपूर्ति है। माल या सेवाओं का भारत से निर्यात किया जाता है या फिर माल या सेवाओं का भारत में आयात किया जाता है, तो आयात और निर्यात के संबंध में जो आपूर्ति की जाती है उसको भी अंतर्राज्यीय आपूर्ति में शामिल किया जाता है और उस पर आईजीएसटी लगाया जाता है। तो भारत में अगर माल और सेवाओं का आयात किया जाता है तो उसको अंतर्राज्यीय आपूर्ति मानते हुए उस पर कस्टम ड्यूटी के साथ साथ आईजीएसटी भी वसूल किया जाता है। निर्यात को शून्य दर आपूर्ति मानना, निर्यात को वैसे अंतर्राज्यीय आपूर्ति माना जाता है, लेकिन निर्यात की गई माल और सेवाओं की आपूर्ति पर जो कर की दर है वह शून्य निर्धारित की गई है, इसलिए निर्यात को शून्य दर आपूर्ति माना जाता है। इनपुट कर जमा का प्रावधान, व्यापारी ने जो आवक आपूर्ति प्राप्त की है यानी कि जो माल या सेवाओं का क्रय किया है, उस क्रय पर चुकाए गए कर की जमा का वो लाभ प्राप्त कर सकता है। सरकार को जब कर का भुगतान करेगा तो सरकार को कर का भुगतान करते समय जो उसने क्रय किया था और क्रय के समय जो कर चुकाया था उस कर की जमा लेकर शुद्ध कर का भुगतान करेगा। उदाहरण के तौर पर एक व्यापारी है ए ने 10,000 रुपये मूल्य की वस्तु 18% जीएसटी लगाकर 1800 रुपये में 11,800 रुपये में बी को बेची। बी ने ऐसे वस्तु खरीदी, 10,000 रुपये उस वस्तु का मूल्य था, 1800 रुपये उस पर जीएसटी 18% की दर से, तो वस्तु का मूल्य है जो लागत है वो 11,800 रुपये है।
लेकिन जब इनपुट कर जमा प्राप्त हो सकती है तो जो इनपुट कर है, यानी कि बी ने ये 10,000 रुपये का इनपुट क्रय किया है, उस पर कर चुकाया है 1800 रुपये, ये 1800 रुपये इनपुट कर माना जाएगा। तो इनपुट कर को जमा के रूप में अलग से रखा जाएगा और वस्तु की लागत मानी जाएगी 10,000 रुपये। अब अगर ये आगे इसमें कुछ एडिशन करता है, यानी कि इस पर कुछ खर्चा करता है और अपनी लाभ की राशि इसमें जोड़ता है, तो मान लेते हैं कि 2,000 रुपये इसने खर्चा किया इस पर और 500 रुपये अपने लाभ के इसमें जोड़े, तो वस्तु की लागत हो गई, मूल्य हो गया वस्तु का 12,500 रुपये। और इस 12,500 पर अब इसको 18% की दर से 12,500 पर 18% की दर से 22,500 रुपये कर 2250 रुपये कर चुकाना पड़ेगा सरकार को। तो 12,500 प्लस 2250, ये इस वस्तु को बेचेगा 14,750 रुपये में। तो जब इसने ए ने बी को माल बेचा 10,000 रुपये का, तो 1,800 रुपये का कर बी से वसूल किया था। या ऐसा कहें कि बी ने 10,000 रुपये का इनपुट खरीदते समय 1,800 रुपये कर चुकाया था, और जब इस माल को इसने आगे बेचा तो 2250 रुपये का कर इसने ग्राहक से वसूल किया। तो वसूल किया गया कर इसको सरकार को चुकाना है। लेकिन बी ने जब ये 10,000 रुपये का माल खरीदा था उस समय पहले ही इस माल पर 1,800 रुपये इसने कर चुका दिया था, इनपुट पर पहले इसने 1,800 रुपये का कर चुका दिया था। अब जब ये वसूल किया गया कर सरकार को भुगतान करेगा तो इस कर में से इस इनपुट कर का इसको लाभ मिलेगा, इनपुट कर की जमा मिलेगी और शुद्ध कर का भुगतान इसके द्वारा किया जाएगा। यानी कि इसके द्वारा जो वसूल किया गया कर है 2250 रुपये, वह आउटपुट टैक्स कहलाएगा। तो इसको 2250 रुपये का आउटपुट टैक्स चुकाना है। लेकिन जब इसने इनपुट खरीदा था तो 1,800 रुपये इसने पहले ही इस पर कर चुका दिया था इस माल पर। तो 2250 में से 1,800 रुपये की इनपुट कर जमा प्राप्त होगी और शुद्ध कर के रूप में 450 रुपये ही केवल इसको भुगतान करना पड़ेगा। तो बी का जो कर दायित्व है वह 450 रुपये का है, न कि 2250 रुपये का। 1,800 रुपये की इसको इनपुट कर जमा प्राप्त हो जाएगी। और हमने पहले एक विशेषता पढ़ी थी कि यह कर केवल मूल्य संवर्धन पर लगाया जाता है। तो यह कर केवल मूल्य संवर्धन पर ही लगाया जाता है। बी के द्वारा 450 रुपये का ही भुगतान करना पड़ेगा। जो बी ने मूल्य संवर्धन किया है वो किया है 2,500 रुपये का, और 2,500 रुपये का 18% अगर देखें, 2,500 का 18% तो यह आता है 450 रुपये। तो ये जो कर है यह कर केवल मूल्य संवर्धन पर ही लगाया जाता है। जो बी ने मूल्य संवर्धन किया है, इसमें वैल्यू ऐड की है 2,500 रुपये की, उस पर 18% की दर से बनते हैं 4,500 रुपये, और यही 4,500 रुपये इसको सरकार को भुगतान करना है। तो जो जीएसटी है वह केवल मूल्य संवर्धन पर लगाया जाता है, यानी कि वैल्यू एडेड टैक्स है, और इस पर इनपुट कर जमा का लाभ भी मिलता है, इनपुट कर जमा का प्रावधान भी इसमें दिया गया है। कर की सीमित दरें, माल एवं सेवा कर में कर की सीमित दरें हैं। कर की दरें हैं 5%, 12%, 18% और 28%। जो आधारभूत आवश्यकता की वस्तुएं हैं, बेसिक नेसेसिटीज हैं, उन पर 5% कर की दरें लागू की गई हैं, और जो विलासिता की वस्तुएं हैं, लग्जरी आइटम्स हैं, उन पर 28% कर की दर निर्धारित की गई है। तो कर की सीमित दरें हैं इस माल एवं सेवा कर के अंतर्गत। तो इस प्रकार से हमने माल एवं सेवा कर की प्रमुख विशेषताओं के बारे में आज की क्लास में पढ़ा। मैं आशा करता हूं कि आज की क्लास में हमने जो पढ़ा आपको अच्छे से समझ में आया होगा। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।